हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 मैथ की तैयारी कर रहे हैं और मैथ का पेपर देने वाले हैं, आज का यह मैराथन वीडियो मैथ का जरूर देखना। आज की इस वीडियो को बच्चे लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। इसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे वही प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और आप लोगों को ये सारा क्वेश्चंस का नोट्स बना लेना है, नोट कर लेना है। अगर आप लोग ये नोट्स बनाओगे ना तो यही नोट्स आपको बोर्ड एग्जाम के समय 90% दिलाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को याद रहेगा हमेशा के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस थे बोर्ड एग्जाम के लिए 100% वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस बताए जाएं आपसे रिक्वेस्ट है नोट करना और इन सारे को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न में पूछ रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, मतलब जो आपका धनात्मक पूर्णांक p है के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है p, या फिर v वाला ऑप्शन है p+1, या c है 2p या 2p+1। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो अगर नहीं पता है तो आप लोगों को मैं इसका आंसर बताता हूं, ठीक है। इसका जो हमारा सही आंसर होगा स्टूडेंट वो है 2p+1, क्योंकि हमें बताना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो होता है वो 2p+1 होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। मतलब इसलिए कह रहा हूं कि इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो 2p+1 लिख देना, ठीक है। और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि आप लोगों को ध्यान से समझना है, ध्यान से समझो। इसमें हमें क्या बताना है कि जो आपका 15, 18 और 24 का लासा है, इसका आपको लासा बताना है, ठीक है। लासा ऑप्शन नंबर ए है 90, ठीक है, या बी है 120, या सी है 240, या फिर 360, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको नहीं पता सॉल्व करना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों का जो चीजें हैं उसको एक तोड़ लो। जैसे आपका 15 है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x5 लिख सकते हैं, या 3x5 या 5x3 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, अभी मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं, ठीक है। और 18 को क्या लिखा जा सकता है, छोटी से छोटी संख्या से देखना। पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको 3x3x2, ठीक है, मतलब 2 से एक बार डिवाइड करा, ठीक है, कट गया। फिर आपका 2 से करो 9 आएगा, तो 9 का 3 से, फिर 3 से, फिर आपका 24। इसको हम लोग कर सकते हैं, देखो 2 से एक बार होगा तो 12 होगा, 12 को 2 से करोगे क्या हो जाएगा 6, एंड फिर 2 से करोगे फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं जो आप लोगों के लिए मेन पॉइंट है। अब यहां देखो 15 जो है इसको हम 3x5 ही रखेंगे क्योंकि इसका घात नहीं रहेगा। और फिर 18 को हम लोग देखो यहाँ 3x3 है तो 3 की 2 घात लिख सकते हैं इंटू 2, एंड 24 को हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट 2 की घात 3 इंटू हमारा ये 3 है ना, हाँ 3, ठीक है। नहीं हाँ 3 है ना, ये आप लोगों का 3 है, सही है, ठीक है। अब लासा ज्ञात करने के लिए इतना आपको समझ में आ गया, 2 की घात 3x3। अब हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ी घात है उनको ले लेना है, ठीक है, फिर वही हमारा लासा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप लोग ध्यान से समझो। अतः हमें लासा ज्ञात करना था ना, तो यहां लासा जो होगा ना, मतलब लासा हमारा किसका किसका, एक तो हमारा 15 का है, एक 18 का है, एक 24 का है, ठीक है। इसका लासा जो होगा हमारी सबसे बड़ी घात, देखो यहां सबसे बड़ी घात आपका कौन सा है, सबसे बड़ी घात 2 की घात 3 है, तो इसको आप लोग लिख लो, ठीक है, इनटू, ठीक है। फिर आपका 2 की घात 3 हो गया, फिर आपका 3 की घात 2 है, इंटू 5 की घात ये 1 है, 1 मान लिया जाता नहीं होता, बस इतना ही लेना है जितनी घातें हैं, ठीक है। तो इसका आप लोगों का यहां लिख देना कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात जो तीनों संख्याओं में समृद्ध हो, मतलब तीनों संख्याओं में हो, ठीक है, मतलब तीनों संख्याएं में 2, ठीक है, और यहां 3, यहां 5, ठीक है। और इसका जो हमारा लासा होगा वो हमारा 360 होगा। इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ये आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा 360 होगा, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 360,
ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्वेश्चन नंबर सेकंड? सारा क्वेश्चन तैयार करके जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, दिया है HCF 252, 594 बराबर 18, ज्ञात कीजिए एलसीएम। आपको इसका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 8300 एंड बी है 8010 या सी है 8316 या फिर 5200, ठीक है। अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम, ठीक है, ध्यान से समझो, मैं आपको बताता हूं। एलसीएम हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें दो संख्याओं का गुणनफल, जो हमारी दोनों संख्याएं हैं उसका गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब हम दोनों संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो जो हमें गुणनफल मिलेगा, ठीक है। और बटे में, ध्यान से समझो, बटे में हमारा HCF दिया हुआ है 18, ठीक है। तो बटे में आप HCF लिख देना, HCF, ठीक है। समझ में आ गया? बस आंसर आ गया, कुछ नहीं है। देखो, आपको दो संख्याएं जो आपकी दी हुई उसको मल्टीप्लाई कर लो। दोनों संख्याएं हमारी फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि 252 है और 594, ठीक है। और बटे में आप 18 कर लो, बटे में जो हमारा 18 है उसको कर लो, ठीक है। अब जब इसे आप लोग बच्चों सॉल्व करोगे ना तो वो हमें मिलेगा 8316, यही हमें मिल जाएगा इसका एलसीएम 8316। कहीं ऑप्शन है? हाँ, ये सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा x प्लस के वाई बराबर 1 के अनेक हल होंगे। ऑप्शन नंबर ए है +-1, बी है +1 एंड सी है -1 एंड डी है 6। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलो मैं आपको सॉल्व करके अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर समझाता हूं। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसान लगे, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे? a1 बटे में a2, ठीक है, बराबर है b1 बटे में b2 और बराबर है c1 बटे में c2। a1 a2 v1 v2 ये सारा तो सभी बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, बहुत ज्यादा आसान होता है। देखो, आप लोगों का यह समीकरण है, ये आपका a1 है, ठीक है। ये आपका इस समीकरण में आपका ये a2 है, इसके आगे जो गुणांक है, ठीक है, एक गुणांक माना जाता है। ये हमारा क्या है? v1, इसके आगे जो गुणांक है ये v2 और ये c1 c2, ठीक है। तो आप लोग देखो, a1 हमारा क्या है? a1 हमारा यहाँ k है, ठीक है। a1 हमारा k है, तो इसलिए हम लोग a1 की जगह k लिखेंगे बटे a2 हमारा कितना है? a2 हमारा देखो यहाँ जो है ना, ये दूसरा समीकरण है, यहाँ एक माना जाता है गुणांक, तो इसलिए हमारा a2 1 हो जाएगा, ठीक है। a2 हमारा क्या हो जाएगा? 1। और v1 बच्चों, b1 हमारा क्या है? यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, ठीक है। 1 हो जाएगा, तो 1 में, और बटे v2 हमारा ये k है ना, समझ में आ रहा ना सारी चीजें? k और बराबर c1 हमारा क्या है? c1 हमारा देखो, एक तो k स्क्वायर है, दूसरा हमारा 1 है, ठीक है। तो k स्क्वायर बटे में 1, तो बस अब इसी को सॉल्व कर लो, k स्क्वायर और बटे में 1, ये हमें मिल गया ना, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? एक दूसरे को बराबर a1 अपान a2 v1 अपान v2 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। बस बराबर लिख दो, बस आप लोग इसको सॉल्व कर लो। मतलब हमारा क्या है कि a1, ये हमारा जो k है, k बटे 1, a1 अपान a2 बराबर है v1 अपान v2 के, ठीक है। ये हम लोग लिखेंगे। तो इस चीज को आप, हमें k की वैल्यू ही ज्ञात करनी है, तो यहां से हम k की स्क्वायर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और हमारा ये 1 हो जाएगा। और ये आप लोग जब अंडर रूट हटाओगे, मतलब स्क्वायर जब हटाओगे ना, स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा हटेगा तो हमारा +-1 हो जाएगा, +-1 देखो ऑप्शन में है बच्चों। हाँ, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, +-1 हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। +-1 ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 5 अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा, ठीक है। यहां आपको p का मान ज्ञात करना है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 1, b है 0, c है 2 एंड d है 3 या 3, ठीक है। तो अब यहां आप लोग कैसे ज्ञात करोगे? हमें मूल दिया हुआ है ना, तो मूल अगर दिया हुआ है तो हमारा समीकरण क्या है? समीकरण आपका जो समीकरण है वो है x² + 2x एंड -p बराबर 0।
और हमारा जो मूल है ना, मूल हमारा वो कितना दिया हुआ है बच्चों, -2 है, और हमें p की वैल्यू याद करनी है। तो -2 हमें जब मूल दिया हुआ है तो x के स्थान पर -2 वैल्यू रख दो, आ जाएगा आंसर। देखो हमने यहाँ x के स्थान पर -2 का स्क्वायर कर लिया, और प्लस यहां हमारा 2 है, इंटू हम x के स्थान पर -2 रखेंगे, और -p बराबर 0। ध्यान से समझो, कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से समझोगे ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देंगे बस। यहां आपका 4 हो जाएगा, ये 2 × 2 यानी कि -4 हो जाएगा, और -p हो जाएगा बराबर 0। यहाँ का ये घट जाएगा, कट जाएगा, और यहां से p की वैल्यू जो आएगी वो हमारा 0 आ जाएगा, मतलब p का मान हमारा 0 आएगा। तो यहां से हमें p की वैल्यू कितनी मिली बच्चों, 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो p का मान हमें, देखो यहां ऑप्शन नंबर v हमारा सही है, 0 हो जाएगा, ठीक है। v वाला ऑप्शन सही है, 0। अगला क्वेश्चन 6 वाला देखो ध्यान से, कि समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 की मूल का योग, आपको यहां योग निकालना है, मूलों का योग निकालना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको कैसे निकालोगे, चलो हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है 3/5, बी है -3/5, सी वाला ऑप्शन है 2/5 एंड डी है -2/5। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, देखो यहां से हमारा जो समीकरण है वो क्या है, 5x² - 3x + 2। यहां से अगर मैं a की बात करूं तो यहां a क्या है, x² का गुणांक a हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा, और v हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और c जो हमारा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आपको पता चल गया, तो अब मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूं मूलों का योग का, ठीक है। मूलों का योग, मूलों का योग का मतलब है जुड़ना, ठीक है। यानी कि आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, ये मूलों का योग होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अब हम लोग क्या करेंगे, मूलों का योग का मतलब है x, जो आपका x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक, हम लोग मूलों का योग ज्ञात कर रहे हैं ना, यहां आप लोग माइनस लगा देना है, ठीक है। -x का गुणांक बटे आप लोगों का ये x का गुणांक लिखना है, x का गुणांक, नीचे आप लोगों का x² का गुणांक लिखना है। इतना ध्यान रखना, इसमें बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, ठीक है। ऊपर आपका x का गुणांक रहेगा, नीचे आप लोगों का x² का गुणांक रहेगा। तो x का गुणांक हमारा कितना है, x का गुणांक बच्चों हमारा ये है -3 है ना, -3। तो एक तो हमारा माइनस ऑलरेडी है, और ये हमारा -3 है, बटे में x² का गुणांक, ठीक है। x² का गुणांक हमारा है 5। तो यहां आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमें मिलेगा 3/5। क्या मिलेगा, 3/5, यानी कि आपका कहीं भी ऑप्शन हो 3/5 उस पर टिक लगा दो, 3/5। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही है, 3/5, ठीक है। समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग फोकस करो, इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 6 एंड सी है 9 एंड डी है हमारा 12। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहां सबसे पहले आप ये ज्ञात कर लो हमारा ए बी सी क्या है, ठीक है। तो यहां हमारा ए क्या है, सभी बच्चों को पता होगा, x² का गुणांक a होता है, यानी कि 3 है, और v हमारा है -6 एंड c हमारा है k। तो बच्चों अब मूलों का योग, ठीक है, यहां हमारा मूल समान है, यानी कि d की वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। अब हमारा, मैं आप लोगों को एक सूत्र बताता हूं, वो कौन सा, विविक्तर का सूत्र है, ठीक है। विविक्तर का सूत्र कि v² - 4ac v² - 4ac बराबर d होता है, लेकिन d की वैल्यू 0 है। यहां से आप बहुत आसानी से k के मान निकाल सकते हो। देखो v का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर, एंड -4 इंटू a का वैल्यू है 3 इंटू c का वैल्यू k बराबर 0, ठीक है। यहां हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 यानी कि 36, और ये हमारा 12k हो जाएगा, और बराबर 0, ठीक है। अब यहां से हमारा ये -12k है, और बराबर ये हमारा -36 हो जाएगा, और k बराबर हमारा -36 बटे में -12। अब हमारा ये हो जाएगा, k का मान जो मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा ना, मतलब आपको पता चल गया ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान तरीके से बताया हूं। तो k का मान हमारा 3 है, और आप लोगों का ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला सही है, k का वैल्यू जो मिलेगा वो हमें 3 मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछ रहा है 7x² - 28 बराबर 0 का मूल है। ऑप्शन नंबर ए है 2 एंड बी है 2 माइनस में, एंड सी है +-2 एंड डी है +-1।
अब ये भी क्वेश्चन आप लोगों को लगाना पड़ेगा, वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग नोट कर लेना। 7x² माइनस 28 बराबर 0 है ना, इसको सॉल्व करना है। तो यहां हमारा 7x² है बराबर, आप इसको 28 कर सकते हो, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। x² हम लिख सकते हैं 28 बटे में 7 बराबर 4। अब यहां से केवल x हम लोग लिख सकते हैं बच्चों √4 बराबर +-2, +-2 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है +-2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 समझो स्टूडेंट, इसमें क्या पूछ रहा है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, मतलब दो आकृतियां हैं जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, वो क्या कहलाती हैं? सर्वांगसम आकृतियां, समान आकृतियां, या फिर समरूप आकृतियां, या सममित आकृतियां? देखो समरूप आकृतियां कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि समरूप का मतलब होता है जिनके रूप समान हो, आकार समान हो या ना हो, मतलब आकार उनका समान हो, मतलब वो जो है दिखने में एक जैसा हो, आकार समान हो लेकिन उनका माप जो है वो चाहे जितना हो। ठीक है, माप नहीं डिपेंड करता है, तो वो हमारा समरूप आकृतियां कहलाएंगी। ठीक है, समरूप। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC में रेखा AD जो है वो कोण ABAC का अर्धक रेखा है। ठीक है, तो यहां VD और रेशियो हमारा DC का अनुपात होगा। देखो VD जो हमारा ये VD है और DC का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, ये वाला देखो ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को इसको समझना है। देखो इसका हमारा, देखो ये हमारा इसको आप ये ले लो 6 और इसको आप 5 वाला इसको मान लो, यानी कि 6:5। मैंने ट्रिक बताया, ऐसा नहीं है इसको सॉल्व नहीं किया, ट्रिक बताया है। ठीक है, कि आप इसको 6 ये वाला इसके लिए ले लो, ये वाला इसके लिए ले लो, और अगर ये क्वेश्चन आए आप बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत टिक लगा देना 6:5। अगला क्वेश्चन देखो 11, सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, कोण ABC, ये हमारा कोण ABC है, ABC। ठीक है, ABC, और ऑप्शन नंबर ए है 120 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 90 डिग्री एंड डी है हमारा 45 डिग्री। तो यहां हमें क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं, यहां हमें बच्चों जो कोण V होता है, कोण V वो बताना है कितने डिग्री का है। ठीक है, तो बच्चों यहां आप लोग देखो, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां आपका AB कितना है? AC 12 सेंटीमीटर, BC हमारा 6 सेंटीमीटर एंड AB हमारा 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें V निकालना है बच्चों, ये आपको पता होगा 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये देख लो भाई, ये ऐसा चित्र बना रहेगा, कौन नहीं कहेगा ये 90 डिग्री है? ये 120 डिग्री थोड़ी नहीं है V। ठीक है, और ये हमारा 60 डिग्री थोड़ी नहीं है, ये ऐसे देखो एक सीधी लाइन, ऐसे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, तो इसलिए हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान रखना, ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो आपका मैथ जो होता है उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आप लोग जो मैं आपको बता रहा हूं उस टाइप से तैयार करो। इसमें मैंने तुरंत 90 डिग्री लगा दिया, कोई नहीं गलत कर सकता। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, अगर यहाँ कोण V की वैल्यू पूछेगा, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग जानते ही हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 2:3 है। अब 2:3 और इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सारे बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, देखो ये हमारा 2:3 को आप लिख सकते हो 2/3। हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसका स्क्वायर कर लो, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 4/9 हो जाएगा, और इसको हम 4:9 लिख सकते हैं, 4:9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 4:9। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। सारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, लिखा हुआ है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर ए है 5 एंड बी है 7 एंड सी है 13 एंड डी है हमारा 17। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट? देखो मैं आपको उस फॉर्मूला बताता हूं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग ये सारा क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। देखो आपको बीच की दूरी निकालनी यानी कि डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो
हमारा x1 क्या है, x1 5 है, ठीक है 5 है, प्लस x2 12 है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस है और ये माइनस अंदर प्लस हो जाएगा स्क्वायर। y1 y2 दोनों 0 0 है, माइनस है ना, माइनस कर लो, जीरो, जीरो को कोई अस्तित्व नहीं है, जीरो आपका खत्म हो जाएगा और फिर हमारा ये जुड़ जाएगा और ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर अंडर रूट हटाओगे तो ये हमारा केवल बचेगा 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा 17। तो इसकी हमारे बीच की दूरी जो होगी वो 17 होगी। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं सारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि यदि बिंदुओं Q जो है -6,5 और R जो है -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P जो है वो a/3 और हमें 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें ये दिया हुआ ना a/3, चलो मैं आपको बताता हूं इसको कैसे याद करना है। x का निर्देशांक, ठीक है, जो हमारा x का निर्देशांक है उसका फॉर्मूला लगाओ। x का निर्देशांक, x का निर्देशांक x1 आपका क्या है, ये x1 है, तो x1 और प्लस सॉरी x1 का वैल्यू रख दो डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो, -6 है, ठीक है, और हमारा प्लस x2 है, x2 हो गया, ठीक है, ये हमारा x2 है, ठीक है, और बटे में हमारा ये देखो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे दो पद हैं, तो ये 2 मध्य बिंदु के लिए हमारा ये 2 हो जाएगा। देखो x1 बटे x2 बटे में 2, ठीक है, और बराबर हमारा x का जो निर्देशांक है ना वो हमें ये दिया हुआ है a/3, ये हमारा x का निर्देशांक है, ये y का निर्देशांक है, ठीक है, तो x का निर्देशांक आपको लेना है। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर लो, आपको a का मान मिल जाएगा। देखो ये हमारा जुड़ जाएगा -8 और बटे में 2 और बराबर a/3, ठीक है, और यहां हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा और ये हमारा -24, 8 का 3 से गुणा होगा 24 हो जाएगा, -24 बटे में 2 और बराबर हमें मिलेगा a बराबर 12, वो भी माइनस में, याद रखना माइनस में 12 मिलेगा, -12 हमारा सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है, -12। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बिंदुओं जो है 3,4 के मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है -3 एंड सी है 4 एंड डी हमारा है 5। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मैं आपको बताता हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। 0,0 आपका एक निर्देशांक हो जाएगा, एक हमारा ये, तो आप लोग डी बराबर बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाओ, ठीक है, डी बराबर हमारा x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हमारा बिंदुओं जो है किसके बीच की दूरी निकालना है, बिंदुओं हमारा एक है 3,4 और तथा हमारा दूसरा जो है वो 0,0 है, के बीच की दूरी, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी आप लोग निकाल लो, x1 x2 आप रख लो, x1 हमारा 3 है, x2 0 है का स्क्वायर कर लो एंड प्लस 4 है -0 है का स्क्वायर कर लो। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये जुड़ के हमारा √25 हो जाएगा और इसका वैल्यू 5 आएगा, बीच की दूरी हमें 5 मिलेगा। 5 आपका ऑप्शन नंबर डी सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है 5। अगला क्वेश्चन देखो 16 नंबर, उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिनकी शीर्ष जो है 7,5 5,7 एंड हमारा -3,3 है। ऑप्शन नंबर ए है 3,5, बी है 2,4, सी वाला ऑप्शन है 2,4 एंड डी है हमारे पास 4,3। तो अब आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आओ हम आपको बताते हैं। देखो आपको मध्य बिंदु दिया हुआ है ना, मतलब हमें त्रिभुज के केंद्रक का फार्मूला लगाओ, ठीक है, जो आपका केंद्रक का फार्मूला है। देखो केंद्रक का फार्मूला जो हमें x बराबर मिलेगा, देखो x की वैल्यू हम यहां से ज्ञात कर लेंगे और y का, तो हमें वही निर्देशांक मिल जाएगा, x1 x2 प्लस x3। देखो ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये x3, और तो है नहीं, केवल 3 तक है, तो यहां 3 में भाग दे दो, ठीक है, वैल्यू रख दो, बस हमें अभी मिल जाएगा। x1 हमारा क्या है, ये x1 है 7 प्लस x2 हमारा ये 5 -3, x हमारा 3 है, x3 हमारा बराबर, ये हमारा जुड़ के घट जाएगा, यानी कि आपका 7 5 12 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा
9, 9/3 बराबर आपका 3। ये हमारा x की वैल्यू मिली, ठीक है, x का वैल्यू मिल गया। y की वैल्यू भी याद कर लो ऐसे, क्या दिक्कत है। y बराबर हमारा हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में आप 3 कर लो, ठीक है। अब y की वैल्यू हमारा y1 है 5, y2 है 7 और हमारा ये 3 है, बटे में 3 से भाग दे दो, ये हमारा जुड़ के हो जाएगा आप लोगों का कितना होगा 12, 15, 15/3 इक्वल टू हमारा 5 होगा। तो x का निर्देशांक 3 है, y का निर्देशांक 5 है, यही हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक 3,5। 3,5 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा 3,5 क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 16 तक। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यदि 3 cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा बराबर 1 to थीटा की वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री एंड डी है 90 डिग्री। तो कितना होगा बच्चों, सारे बच्चों को पता होगा। अगर नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वैसे सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर देखो। आप लोगों का 2 cos 3 थीटा बराबर 1, ठीक है, बराबर 1। अब यहां से हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा बराबर, ये आपका 2 इधर आएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 हमारा cos में किसकी वैल्यू होती है, सारे बच्चों को पता होगा। cos में जो हमारा साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो cos में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो cos 3 थीटा बराबर हमारा cos 60 डिग्री, ठीक है। यहां से cos कट जाएगा और यहां थीटा बराबर 60 डिग्री बटे में 3 इक्वल टू हमारा 20 डिग्री। 20 डिग्री आएगा बच्चों आंसर, 20 डिग्री, ठीक है। इसको आप 20 डिग्री कर लो, ठीक है, 20 डिग्री ही सही है, 20 डिग्री सही है। ऑप्शन मैंने नहीं दिया वो गलती से, तो हमारा 20 डिग्री सही हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री हमारा सही रहेगा, ये ध्यान रखना सारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 बटे आपका 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ऑप्शन नंबर ए है साइन 60 डिग्री, बी है cos 60 डिग्री एंड सी है tan 60 डिग्री एंड डी है हमारा साइन 30 डिग्री। तो अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप वैल्यू रखो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। केवल आप लोग वैल्यू अच्छे से रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू आप लोगों को बताओ, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। जो tan 30 डिग्री है इसकी वैल्यू आप लोगों को पता होगा, तभी तो आप लोग ये सॉल्व करोगे। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। यहां हमारा सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री की वैल्यू का मान रख दो tan का, तो यहां हमारा हो जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री की वैल्यू का मान होता है 1/√3 बटे में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कर लो, बस सॉल्व करो आ जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे ये हमारा हो जाएगा 2/√3 और इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हमारा 3 कम 3 1 4 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, यानी कि हमारा 2/√3 है और इनटू हमारा ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे चला गया। 2 से 2 यानी कि 2 हो गया और यहाँ एक रूट से एक रूट कट जाएगा, ठीक है, एक रूट बचेगा, यानी कि हमारा √3/2 और √3/2 बच्चों किसका आंसर होता है, √3/2 किसका आंसर होता है, साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री देखो ऑप्शन में है बच्चों, साइन 60 डिग्री, हाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, साइन 60 डिग्री हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 का साइन 60 डिग्री सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यदि cos स्क्वायर बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर का मान होगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग कैसे लगाओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, देखो ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बहुत ज्यादा आसान भी है, ठीक है। हमारा लिखा हुआ है वैल्यू दे रखा है cos स्क्वायर बराबर 1/2, ये हमें वैल्यू दे रखा है। तो मैं आपको एक सूत्र बताता हूं, साइन स्क्वायर थीटा हमें ज्ञात करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमें दे रखा है cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो ये हमारा 1 बराबर ये हमारा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखा है ना कि आप लोगों का, ठीक है। तो हमें स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे ही रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां हम 1/2 कर लेंगे और 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 ही बचेगा आंसर। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1/2 ही रहेगा, क्या रहेगा 1/2, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर, यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a बराबर का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए है 3/4, बी है आपका 5/4, सी है 2/3 एंड डी है 3/2। तो अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, यहां हमारा जो लिखा हुआ है 3 cot a बराबर 4, ठीक है। अब हम cot a बराबर लिख सकते हैं 4/3, लिख सकते हैं ना 4/3, और cot a को हम लिख सकते हैं 1/tan a, लिख सकते हैं ना, क्योंकि cot a tan a का उल्टा होता है। तो इसको हम लोग ये भी, जैसे ये आपका 4/3 है अभी तो उल्टा लिखा है, अगर हम tan a को ऊपर ले लें, tan a को, तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। बस अगर इतना आ गया ना, तो फिर मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। हमें सेक ए याद करना है, तो सेक ए जो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए। तो अब आप लोग यहां वैल्यू रख दो, 1 + tan स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर कर लो। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हमें मिलेगा 25/16 का रूट। तो ये हमारा 25 का रूट हो जाएगा 5 और 16 का हो जाएगा 4, 5/4 हमें मिलेगा, ठीक है। सेक ए की वैल्यू 5/4, सेक ए की वैल्यू जो मिलेगा हमें वो 5/4, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 5/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 समझो, इसमें लिखा हुआ है जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बने कोण को प्रेरित करता है, जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो कहलाता है, मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है। तो वो हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण, ठीक है। ध्यान रखना, अवनमन और उन्नयन इन दोनों में अंतर याद रखना, ठीक है। कैसे हम लोग पहचानते हैं बता रखा है। 22 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। मतलब ये हमारा परिधि दी हुई है ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या बहुत ज्यादा आसान है, इसका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा और इसका 9 हो जाएगा, ठीक है। 4:9 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, 4:9। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो हमारा, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है 2 मात्रक, बी है पाई मात्रक, सी है 4 मात्रक एंड डी है 7 मात्रक। बच्चों संख्यात्मक रूप में बराबर है, यानी कि इसकी जो वृत्त का परिमाप है, परिमाप जो होता है वो हमारा होता है क्या, उसका फार्मूला सारे बच्चों को पता होगा, 2πr होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल πr², ये दोनों संख्यात्मक रूप में बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों हमारा संख्यात्मक रूप में बराबर है। तो फिर यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा और यहां से आर की वैल्यू ओनली 2 आएगा। क्या आएगा? 2, यानी कि आर की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 2 मात्रक मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि हमारा आर की वैल्यू जो मिलेगी वो 2 मात्रक मिलेगा और ये और करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान से समझो, जितना मैं आपको बता रहा हूं सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन। एक ठोस है, मान लो एक ठोस है, इसको मतलब गोला से शंकु बना दिया, ठीक है। तो फिर देखो इसमें से कुछ निकाला नहीं गया, जितना था उतना ही, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जितना था उतने से ही तो बनाया गया। 10 ग्राम आपका था, 10 ग्राम से आपने गोला से शंकु बना दिया, शंकु से बेलन बना दिया, तो क्या दिक्कत है? ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना आपका 2 गुना होगा, पहले के समान ही रहेगा, मतलब पहले के समान। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 24 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 समझो, एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल की सहायता से काटा जाता है, ठीक है। फिर तल के एक ओर बने शंकु को हटा लिया जाता है, तो नया आपका भाग क्या कहलाता है? शंकु का छिन्नक या शंकु कहलाता है, या बेलन या गोला? तो वो हमारा क्या कहलाएगा? देखो एक भाग को तो निकाल लिया गया, तो हमारा जो नई आकृति होगा वो आपका शंकु का छिन्नक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शंकु का छिन्नक, याद रखना, शंकु का छिन्नक कहलाएगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है वो। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को जरूर पूरा समझना चाहिए। ये आप लोग क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से एक बड़ा से बड़ा गोला काट कर निकाल लिया जाता है। इस गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन ज्ञात करना है, जबकि हमें भुजा जो दी हुई है वो घन की भुजा दी हुई है। ऑप्शन नंबर ए है 160 सेंटीमीटर क्यूब, बी है 179.5 सेंटीमीटर क्यूब, एंड सी है 150 सेंटीमीटर क्यूब एंड 200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एक बात याद रखना, मैं आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करके समझाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। गोले का व्यास, गोले का जो व्यास होगा ना, मतलब ऊपर से पूरा काटा गया ना, तो गोले का व्यास जो होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? घन की भुजा के बराबर। गोले का व्यास जो होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा, और घन की भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब बच्चा अगर गोले का व्यास पता चल गया तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करने में क्या जाता है? गोले की त्रिज्या आप लोगों को पता होगा, व्यास का आधा होता है, तो आपका 7 का आधा कर लो, 7/2 कर लो, हो गया। ठीक है, अब अगर इतना पता चल गया तो आप लोग बताओ गोले का आयतन ज्ञात कर लो। गोले का आयतन ही तो हमें निकालना है, गोले का आयतन। गोले का आयतन आप लोगों को ज्ञात करने के लिए क्या करना है? 4/3 पाई r क्यूब, वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखने का मतलब है यहां कि आप लोगों का 4/3 है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आप लोगों का 7/2 इंटू 7/2, त्रिज्या आपका 3 बार है 7/2। पूरा सॉल्व करोगे बच्चों, काट पीट करोगे तो 179.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ध्यान रखना 179.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, अब निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है माध्य या माध्यिका या बहुलक या मानक विचलन। तो जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है वो हमारा माध्य होता है। क्या होता है? माध्य। सॉरी, माध्य नहीं, ना ही बहुलक ना ही माध्यिका, हमारा मानक विचलन होता है। ठीक है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है वो हमारा नहीं है, वो मानक विचलन है। ठीक है, अगला देखो 28 नंबर, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन नंबर ए है 9, बी है 5, सी है 8, डी है 3। तो समांतर माध्य निकालना है 1 से 9 तक का। 1 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ठीक है, और बटे में आप 9 कर लो, जोड़ोगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 45/9, काटोगे 5 आएगा, 5। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको 28 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं विद सॉल्यूशन के साथ अच्छे से। अब इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस पता था बता देना कमेंट बॉक्स में। इतने सारे जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस आप कंप्लीट करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, और ये हमारा मैथ का मैराथन वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। आई होप कि आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय सबका चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।